हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एलएसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर बना भारत और चीनी सैनिकों के बीच एक नया फ्रंटियर। जामनगर एयरबेस में स्थापित होगा एक नया रडार सेंटर। भारत का मारिच बढ़ाएगा इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। भारत चीन सीमा विवाद के बीच अमेरिका तैनात कर रहा है अपनी सेना। और कश्मीर में एक ऑपरेशन में 3 आतंकी ढेर। बाकी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार गलवान घाटी में नई पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण होने की वजह से एलएसी पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचने का जो पुराना रास्ता था वो कट गया है और अब श्योक गलवान एक्सिस के पास एक नया स्ट्रेटेजिक वायु नाला बन गया है और अब यही भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच का नया फ्रंटियर है। और चाइना ने इस वायु जंक्शन में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर्स का निर्माण किया है, जिसमें ट्रूप्स के लिए हार्डन शेल्टर्स और डिफेंसिव पोजीशंस भी बनाई गई हैं। और ये उस जगह पर है जहाँ पे गलवान नदी श्योक नदी के साथ मीटिंग पॉइंट की तरफ जाने के लिए एक तेज घुमाव लेती है, यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचने का आखिरी 1 किलोमीटर का ट्रैक। और इंडियन ट्रूप्स इस एरिया पर काफी दशकों से पेट्रोलिंग करते आ रहे थे, लेकिन अब शायद ये एरिया पेट्रोलिंग के लिए वायबल नहीं रहेगा। हालांकि कुछ सोर्सेज का कहना है कि इस एरिया में चाइनीज ट्रूप्स की तरफ से कुछ डिसएंगेजमेंट को ऑब्जर्व किया गया है, लेकिन अभी भी इस वायु नाला पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जो ट्रूप्स हैं वो बहुत अच्छे से तैनात हैं। और वहाँ के स्थानीय लोगों ने इकोनॉमिक टाइम्स को इस बात का कंफर्मेशन दिया है कि पिछले सप्ताह से इस क्षेत्र में चाइनीज ट्रूप्स की मौजूदगी बढ़ गई है। और ये मौजूदगी केवल गलवान ही नहीं बल्कि पैंगोंग सू लेक के साथ फिंगर एरिया पर भी है। हालांकि इसके बारे में रिपोर्ट्स हमने आपको पहले के डिफेंस अपडेट्स में दे दी थी और इस मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि फिलहाल अब इस डिसएंगेजमेंट को होने में काफी लंबा समय लगने वाला है। हालांकि इंडियन आर्मी चीन की हर एक हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सचेत है और एलएसी पर चीन की डिप्लॉयमेंट को बढ़ता देख इंडियन आर्मी की तरफ से भी लद्दाख में उनकी 3 डिविजन्स को डिप्लॉय किया गया है और एक खास करके अक्साई चीन में एलएसी के पास अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए भी किया जा रहा है। और बाकी इंडियन आर्मी चीफ भी अपने लेह लद्दाख के दौरे से वापस आ गए हैं और वहाँ के हालातों के बारे में जानकारी भी भारत सरकार के साथ साझा करेंगे। और वहीं चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि लद्दाख के सीमा क्षेत्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और इम्प्रूव करने के उद्देश्य के साथ लद्दाख में करीब 54 मोबाइल टावर्स के निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा और इनमें से एक मोबाइल टावर एलएसी के पास डेमचौक एरिया में भी स्थापित किया जाएगा। और योजना के अनुसार नुब्रा रीजन को 7 मोबाइल टावर्स मिलेंगे, लेह को 17 मोबाइल टावर और जंक्शन में भी कम से कम 11 मोबाइल टावर्स लगाए जाएंगे और वहीं कारगिल में भी करीब 19 मोबाइल टावर्स को स्थापित करने की योजना है। टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक अभी हाल ही में लेह में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त रूप से एक मिलिट्री एक्सरसाइज को आयोजित किया है और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए थे और इसका मुख्य उद्देश्य इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच तालमेल को बढ़ाना था। और इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस भी जारी हुई हैं, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर्स और शिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि एलएसी के पास इंडियन मिलिट्री की इस तरह की एक्सरसाइजेस चलती रहेंगी। और वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमाओं पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने एक प्रमुख निर्णय लिया है, जिसके तहत उन्होंने जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में एक नए रडार सिस्टम को स्थापित करने के लिए करीब 1400 स्क्वायर मीटर की लैंड अलॉट की है। और गुजरात सरकार की तरफ से ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में बॉर्डर सिक्योरिटी के डिस्कशन के बाद लिया गया है। बता दें कि जो जामनगर है ये कई सारी रिफाइनरीज और इंडस्ट्रीज का एक घर है और यहीं पर दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है और साथ ही भारत की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट रिफाइनरी भी यहीं पर है। और इसलिए जामनगर एयरफोर्स स्टेशन में जो ये नया और मॉडर्न रडार सिस्टम लगाया जाएगा, ये न केवल देश और स्टेट डिफेंस को इम्प्रूव करेगा बल्कि इस जगह पर स्थित इन सभी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस को भी सुरक्षा प्रदान करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना, और अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो इसे लास्ट तक पूरा सुने। आप में से कई सारे लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसमें कई सारे डिस्कशंस तो हो रही हैं, लेकिन इसी बीच कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी छूट जा रही हैं। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी सेटअप कर लिया है और इस सर्वर में आपको हर एक चीज का पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा। मान लीजिए अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रुप में आपको केवल एनडीए से संबंधित ही जानकारी मिले, तो इसके लिए आप एनडीए वाले सेक्शन में जाकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य डिफेंस एग्जाम्स या फिर एग्जाम नोटिफिकेशंस के भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या खुद से कोई भी डिफेंस न्यूज शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने
खुद के काम को प्रमोट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी इसमें अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शंस बने हुए हैं। और इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी से संबंधित आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। आज इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारत में स्वदेशी तौर पर विकसित एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम जिसका नाम मारीच है, इसके लिए फाइनल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया गया है और आज ये टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से इंडक्ट हो गया है। और इसकी खासियत यह है कि इसे इंडियन नेवी की सभी फ्रंटलाइन वॉरशिप्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मारीच नाम के इस एडवांस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO लैबोरेटरीज ने विकसित किया है और अब इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। और इस सिस्टम के प्रोटोटाइप को एक नॉमिनेटेड नेवल प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉल किया गया था, जहां इसने सभी यूजर इवोल्यूशन ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पूरा किया और नेवी के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार अपनी विशेषताओं का भी प्रदर्शन किया। और इस टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को नेवी की फ्लीट में शामिल किया जाना न केवल डिफेंस टेक्नोलॉजीज के स्वदेशी विकास के लिए इंडियन नेवी और DRDO के संयुक्त संकल्प को दर्शाता है, बल्कि ये भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल और नई टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बनने के देश के संकल्प को भी एक बड़ा प्रोत्साहन देता है। और इस बड़ी सफलता के लिए हमारी तरफ से इंडियन नेवी और DRDO को बधाइयां। और बाकी इसके अलावा आज इंडियन एयरफोर्स के एक चीता हेलीकॉप्टर को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर टेक्निकल ग्लिच के कारण एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग करनी पड़ी है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर एक रूटीन एयरफोर्स टास्क के तहत हिंडन एयरबेस से हलवारा की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी बीच पायलट को इस हेलीकॉप्टर में कुछ टेक्निकल ग्लिच नजर आया और फिर इसीलिए सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पायलट ने तुरंत ही इसकी एक्सप्रेसवे पर एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग करने का फैसला लिया। और अच्छी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के क्रू के साथ साथ यह हेलीकॉप्टर भी पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इस मामले की खबर मिलने के बाद तुरंत ही हिंडन एयरबेस से एक रिकवरी हेलीकॉप्टर को लॉन्च कर दिया गया था और फिर बाद में इस हेलीकॉप्टर की प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करके इसे वापस हिंडन एयरबेस सेफली ले जाया गया है। हालांकि शुरुआत में इस हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की कुछ ऐसी वीडियो जारी हुई थी जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो यह हेलीकॉप्टर की लैंडिंग किसी ड्रिल का हिस्सा है, क्योंकि इस वीडियो में हाईवे पर पहले से कुछ ऑफिसर्स नजर आ रहे थे जो कि हेलीकॉप्टर को लैंड कराने में मदद कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में भारत सरकार की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है कि ये एक प्रिकॉशनरी लैंडिंग थी। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जहां एक तरफ चीन ने भारत में पूर्वी लद्दाख में LAC के पास तनावपूर्ण स्थिति बना के रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन साउथ चाइना सी में भी अपनी गतिविधियों को काफी आक्रामक तरीके से बढ़ा रहा है। और चीन की इन सभी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें अमेरिका ने चीन को एक बड़ा खतरा करार दिया है और साथ ही यूरोप से अपनी सेना को हटाकर साउथ ईस्ट एशिया में तैनात करने की भी बात कही है। माइक पॉम्पियो ने चीन को भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए खतरा बताया है और कहा है कि इसकी वजह से अमेरिका ने यूरोप में अपनी सेना घटानी शुरू कर दी है और अब वे अपनी सेना की तैनाती साउथ ईस्ट एशिया रीजन की तरफ कर रहे हैं। और उन्होंने ये बात तब कही जब उनसे सवाल पूछा गया था कि जर्मनी में अमेरिका ने अपनी सेना की टुकड़ी को क्यों हटा दिया है, तो इस पर उनका कहना था कि वहां से वे अपनी सेना को हटाकर दूसरी जगह तैनात कर रहे हैं। और उनका कहना था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्शन से ऐसा लग रहा है कि वे भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और साउथ चाइना सी के लिए एक खतरा है और इसीलिए हमने अपनी सेना को इस वक्त की चुनौतियों से निपटने के लिए सही तरीके से तैनात किया है। और उनका ये भी कहना था कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 साल में अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती की रणनीतिगत तरीके से समीक्षा की है और अमेरिका ने खतरों को देखा है और समझा है कि साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को कैसे बांटा जाए। और कह सकते हैं कि भारत चीन के सीमा विवाद पर अब अमेरिका भी एक तरीके से शामिल हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जर्मन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने परमाणु हथियार और बड़े पैमाने पर विनाश के और भी अन्य हथियारों के निर्माण के प्रयासों के लिए पाकिस्तान और उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए चिंता व्यक्त की है कि इन देशों के लिए चाइना और टर्की का इस्तेमाल या तो रॉ मटेरियल या फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है, जिसका एक्सेस उन्हें यूरोप से मिला हुआ है। यानी कि इस रिपोर्ट में उन्होंने ये संदेह व्यक्त किया है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश इस तरह के बड़े पैमाने पर विनाश करने वाले हथियार या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के अपने प्रयासों में उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रही है जो कि जर्मनी या फिर यूरोप के किसी और हिस्से से लिए गए हैं और ऐसा करने में उनकी मदद कर रहे हैं उनके सबसे करीब की एलाइज चाइना और टर्की। और इस रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साथ साथ ईरान और सीरिया का भी जिक्र किया है जो अभी भी इस तरह के प्रयासों को जोर दे रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में लॉन्च किए गए एक जॉइंट ऑपरेशन में 3 आतंकियों को ढेर किया गया है और उनसे 2 AK-47 और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और इसी बीच आज एक बेहद ही दुखद खबर सामने आई है, जिसमें आज जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में कुछ मिलिटेंट्स द्वारा सिक्योरिटी फोर्सेस पर ओपन फायर किया गया था और इसी फायरिंग के दौरान CRPF का एक जवान और एक 6 साल का मासूम लड़का भी घायल हुआ था, जिन्हें बेहद ही गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स इन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। और इसमें जहां CRPF का एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ, तो वहीं 6 साल के उस मासूम लड़के की भी मृत्यु हो गई। और इस घटना के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और फिलहाल अभी इस पर जानकारी आनी बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। और ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान कश्मीर के युवाओं का ही इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है, और ऐसा करके पाकिस्तान इस आतंकवाद को एक स्थानीय रंग देने की साजिश में है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।